वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम वेट करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लें। प्लीज कंफर्म कर दीजिए सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है एंड जो स्क्रीन में शो कर Yes, रहा sir. हूँ नजर में आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है। Yes. हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है मनी, उसके टाइप्स, उसके फीचर्स एंड उसके फंक्शंस। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी कौन सा सिस्टम हमारे पास प्रिवेल करता था? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। पीपल यूज टू एक्सचेंज सर्विस एंड गुड फॉर अदर सर्विस एंड गुड इन रिटर्न। तो बार्टर सिस्टम में एक एक चीज के बदले, एक सर्विस के बदले हम दूसरी कोई चीज या फिर दूसरी कोई सर्विस जो है वो लेते थे, एक्सचेंज करते थे, राइट। अब डिफिकल्टीज जो बार्टर सिस्टम की है उनमें क्या क्या है? नंबर वन इज लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल वीट चाहिए तो हो सकता है कि जो मेरे पास कमोडिटी है लाइक राइस है, वो वीट, जिसके पास वीट है उसको राइस नहीं चाहिए, है ना। तो अगर उसको राइस चाहिए होगा उसी को बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक। कि जिसके पास राइस है, मेरे पास राइस है, मेरे को वीट चाहिए, एंड जिसके पास वीट है उसको राइस चाहिए। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इकोनॉमी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो हमेशा नहीं होती। ठीक। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो कई कमोडिटीज हम जो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो पेरिशेबल्स होती हैं, राइट। पेरिशेबल्स होती हैं। पेरिशेबल्स का मतलब क्या है? कि वो जल्दी खराब हो जाती है। जैसे सब्जी हो गई, है ना, सब्जी हो गई तो वो जल्दी खराब हो जाएगी अगर उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर बेचा नहीं गया, राइट। तो अब उसको स्टोर करना काफी मुश्किल होता था। जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको स्टोर करना काफी मुश्किल होता था इस केस में। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब आप उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, डिविजिबल, डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने गाय का एग्जांपल लिया था एक जगह कि गाय को आप छोटे छोटे भागों में कैसे काट के बेच सकते हो, राइट। तो गाय को तो आपको होल ही बेचना पड़ेगा अगर किसी को गाय की जरूरत है। तो उस केस में हमारे को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ऑल कमोडिटीज आर नॉट डिविजिबल। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एक कॉमन जो मेजर था वैल्यू का वो नहीं है। फॉर एग्जांपल कि गाय के साथ बकरी, मान लो किसी को गाय बेचनी है, बकरी खरीदनी है, तो एक प्राइस जो है, एक रेशो जो है वो तय हो जाती है कि एक गाय के बदले 2 बकरी है। ठीक है। अब बकरी के बदले अगर किसी को धान खरीदने हैं या फिर चावल खरीदने हैं तो वहां पे एक बकरी के बदले 10 किलो चावल।
तो ऐसे मार्केट में हजारों ही लाखों ही जो प्राइजेस है वो प्रिवेल करते थे। मैनी प्राइजेस। आपको हर एक की रेशो का पता होना चाहिए कि अगर चावल है तो बकरी के साथ उसकी क्या रेशो है, चावल है तो गाय के साथ उसकी क्या रेशो है, चावल है तो सब्जी के साथ उसकी क्या रेशो है ना। तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे, राइट? अगर आपको रेशो का पता है। देन ये दिक्कत रहती है सबसे बड़ी कि कॉमन जो वैल्यू है, मेजर है वैल्यू करने का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स। आज अगर मैंने किसी को कह दिया कि मेरे को चावल दे दो और मैं आपको फ्यूचर में बकरी दे दूंगा, ठीक? ऐसे लोन मैंने चावल ले लिए, राइट? तो अगर जब मैं फ्यूचर में उसको बकरी दूंगा तो क्या पता है कि बकरी का प्राइस कम हो जाए या फिर बकरी का प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक? तो ये हमारे पास दिक्कत रहती थी। Under barter system, future payment for present transaction was not possible because future exchange involves some or other difficulty. ठीक? Then we have function of economy. What is function of economy? Money plays a significant role in modern economic life of human. ठीक है? Evolution of money. इसमें जो सबसे important जो एक term है वो है the term money was derived from the name of goddess Juno Moneta of Rome. कहाँ की थी? रोम की थी। गोडेस का नाम क्या था? जूनो मोनेटा। नाउ डेफिनेशन ऑफ मनी। व्हाट इज मनी? मनी वाज इन्वेंटेड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जो जो डिफिकल्टी थी उसको ओवरकम करने के लिए हमने मनी का इजाद किया। अब डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दी है, सबकी देखेंगे एक एक करके। रॉबर्टसन, नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी दी थी। एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? मनी। सेलिगमैन, मनी इज वन दैट पोजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मनी। वोकर, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या होती है? कि जो मनी करती है। ये तीन डेफिनेशन आपको एक बार देख लेनी है। नाउ फोर टाइप्स ऑफ मनी। इनमें जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कमोडिटी मनी, व्हाट इज फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी एंड कमर्शियल बैंक। इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम। सिंपलेस्ट कमोडिटी मनी की बात करें, सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी। सबसे सिंपल एंड सबसे पुरानी। क्योंकि बार्टर सिस्टम के बाद बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आती है? कमोडिटी मनी। बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आती है? कमोडिटी मनी। इट इज बिल्ट ऑन स्केयर्स वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब कैसे बनाई जाती थी? स्केयर्स होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स एकदम ज्यादा हो गए तो आप उससे फॉर एग्जाम्पल आप पानी को कमोडिटी मनी नहीं बना सकते क्योंकि पानी स्केयर्स नहीं है, पानी अबंडेंट में है। और वैल्यू होनी चाहिए उस नेचुरल रिसोर्स की कोई ना कोई, दैट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं इन फ्यूचर। एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, कि उसको हम प्राइजेस के रूप में देख सकते हैं कि जैसे हम आजकल देखते हैं ना कि 10 रुपए का एक पानी का बोतल है ना, तो उस केस में 10 कौड़ी हो सकती थी या फिर 10 कॉइन्स हो सकते थे, है ना। तो सारी जो चीजें हैं वो किस रूप में देखी जानी चाहिए? कमोडिटी मनी के रूप में। आप कमोडिटी मनी ले लो, फिर आप उससे एक्सचेंज करते रहो जो भी करना है आपको। कमोडिटी मनी इज क्लोजली रिलेटेड टू ए बार्टर सिस्टम where goods and services are directly exchanged for other goods and services. एग्जाम्पल क्या होंगी? कॉइन्स, बीड्स, शेल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा, जिनकी आपको जरूरत भी पड़ती है रोजमर्रा जिंदगी में, राइट? एक कौड़ी होती थी, आपने सुना होगा कौड़ी।
कौड़ी के भाव बेचना, है ना, कहावतें आजकल बनी हुई। तो कौड़ी क्या थी, एक एक काइंड ऑफ एक शी शेल होता था, छोटा सा। तो उसको हम एज ए मनी यूज करते थे, राइट। तो अगर हम कौड़ी को एज ए मनी यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी मनी हो जाएगी हमारी, कमोडिटी मनी। देन वी हैव फिएट मनी। अब जैसे फिएट मनी आती है, तो क्या हो जाता है, मनी का गवर्नमेंट रेगुलेशन शुरू। गवर्नमेंट रेगुलेशन शुरू। द टर्म फिएट मींस फॉर्मल ऑथराइजेशन और प्रपोजिशन और ए डिक्री। कोई ऑथराइजेशन होगा प्रॉपर, उसके पीछे कोई बैकिंग होगी, उसी को बोलेंगे हम फिएट मनी। दैट मींस फिएट मनी गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्डर। सरकार मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कह देती है मनी के बारे में, है ना, कि आज से एक नया कॉइन चला रहे हैं हम 1500 रुपए का। तो कॉइन क्या बन जाएगा हमारा, फिएट मनी। क्योंकि ऑर्डर किसने दिया है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हियर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स फिएट मनी टू बी लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया, कि आपको ये जो फिएट मनी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, आपको ये माननी पड़ेगी। अगर आप उसको लेने से इनकार कर रहे हो, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो उसी को बोलेंगे हम लीगल टेंडर, कि लीगली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको जो भी करेंसी हम इशू कर रहे हैं, उसको लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। which requires all people and firms within the country to accept it as a mean of payment. If they fail to do so, they may be fined or even put in prison. Unlike commodity money, fiat money is not backed by any physical commodity. Unlike commodity money, फिएट मनी के पीछे कोई भी बैकिंग नहीं होती, कि आप 100 रुपए का नोट है आपके पास, 100 रुपए का नोट है, तो उसके जब गवर्नमेंट ने इशू किया, तो उसके पीछे कोई ये नहीं है कि सोना रख दिया 100 रुपए का, कि कल कोई आएगा तो हमको 100 रुपए की वैल्यू उसको देनी पड़ेगी, ठीक। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने एक तरह से हवा में से ये 100 रुपए का नोट बना दिया, ठीक। इसके पीछे में कुछ नहीं है, इसके पीछे है बस सिर्फ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के बेसिस पे आजकल सारा जो सिस्टम है वो चल रहा है। बाय डेफिनेशन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज सिग्निफिकेंट लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। सम ऑफ एग्जांपल क्या है, कॉइन्स एंड बिल्स। नाउ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको याद होगा कि एक 5 रुपए का सिक्का चलता था इंडिया में, जो काफी मोटा सा था। 5 रुपए का सिक्का पे चलता था पहले, जो काफी मोटा था। अब उससे क्या करते थे लोग, 5 रुपए का सिक्के को स्मगल करके नेपाल लेके जाते थे। नेपाल में उसको काट के उसके रेजर ब्लेड बनते थे। जो हमारे ब्लेड्स होते हैं ना, शेव करने के लिए हम यूज करते हैं, बार्बर वगैरह यूज करते हैं शेव करने के लिए, तो वो ब्लेड बनते थे उससे। अब जो कॉइन था, उसकी मेटेलिक वैल्यू इतनी थी, मेटेलिक वैल्यू मतलब उसकी, उसमें मेटल इतने का लगा था, कि आप 5 रुपए के कॉइन से 10 ब्लेड बना सकते हो, या 8 ब्लेड, 8 ब्लेड बना सकते हो। उस ब्लेड को आप 1 रुपये का बेच सकते हो, 1 रुपये का बेच सकते हो। तो 5 रुपीज का जो कॉइन है, उसमें जो भी मटेरियल लगा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 रुपये। तो 8 रुपये जो है, उसकी क्या है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू। और 5 रुपये क्या है, उसकी फेस वैल्यू। जहां पे जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ी हो जाएगी फेस वैल्यू से, वहां पे वो कॉइन चलना ही बंद हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, उस कॉइन को लेके उसको 8 रुपए का बेच देंगे नेपाल में, या उससे ब्लेड बना के बेच देंगे। तो उसकी जो करेंसी की वो शॉर्टेज हो जाएगी। तभी आज के टाइम पे गोल्ड के कॉइन नहीं चलते हम, ठीक है। कभी आपने देखा गोल्ड का 1 रुपए का कॉइन,
और आप गोल्ड का 1 रुपये का कॉइन देके टॉफी खरीद रहे हो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गोल्ड लगा हुआ है उसकी वैल्यू ही काफी ज्यादा है, राइट? उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज्यादा होगी। तो आप क्या करोगे, आप उसको सर्कुलेशन में नहीं लाओगे, आप उसको अपने घर पे रख लोगे डिब्बे में बंद करके, तो सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है एक तरह से। तो हमेशा जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है कि हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम होगी उसके फेस वैल्यू से। जैसे कि आपने देखा होगा 100 रुपए का नोट। अब अगर आप मैं आपको पूछूं कि 100 या 2000 का जो नोट है उसको बनाने में कितना खर्चा आया, बनाने में कितना खर्चा आया, तो आप बोलोगे कि सर आए होंगे 10 रुपए या 5 रुपए, है ना? तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? पेपर की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हो आप इतने से पेपर से? कुछ भी नहीं कर सकते। अलावा मनी के अलावा आप उससे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? क्लोज टू जीरो। तो उसकी फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए, राइट? तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा कम होगी फेस वैल्यू से। नाउ फिड्यूशरी मनी, बाय द टर्म फिड्यूशरी इट मींस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के बेसिस पे जो मनी हम बनाते हैं वो क्या होती है? फिड्यूशरी मनी। स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन ए ट्रस्टी एंड ए बेनिफिशियरी। ट्रस्टी होगा, एक बेनिफिशियरी होगा, उन दोनों के बीच में कोई मनी का ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलेंगे फिड्यूशरी मनी। दैट्स व्हाई fiduciary money depends for its value on the confidence that it will generate generally accepted as a medium of exchange। तो ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती, गवर्नमेंट नहीं इशू कर रही, पर जनरली लोगों को लगता है कि ये जो एज ए मनी जो है एक्सेप्टेड है। इट इज नॉट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट। लीगल टेंडर नहीं है गवर्नमेंट का। आप मना भी कर सकते हो कि मैं नहीं ले रहा, राइट? आप कोई पकड़ के जेल में डालने वाला नहीं है। बट जनरली जो पीपल है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच मीन्स पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या है? चेक्स, बैंक नोट्स और ड्राफ्ट। अगर आप किसी को चेक दोगे, कोई मान लो 1 लाख का आपने कोई सामान लिया है, आप उसको कैश में पेमेंट कर सकते हो या यूपीआई वगैरह, वो भी कैश का ही पार्ट है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि उसको चेक दे सकते हो, चेक दे सकते हो। अब उसके इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो चेक लेना चाहेगा या नहीं। पर जनरली लोग क्या करते हैं? चेक ले लेते हैं। ठीक। तो चेक एक तरह से क्या हो गया? फिड्यूशरी मनी हो गया। अगर वो मना कर दे चेक लेने से तो आप उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते कि सर इन्होंने मना कर दिया चेक लेने से, जो कि एक पेमेंट है। नहीं, वो फिएट मनी नहीं है। अगर चेक फिएट मनी होता, गवर्नमेंट की स्टैंप होती ऊपर, इसलिए उसको लेना पड़ता। पर चेक पे कोई स्टैंप नहीं है, चेक इशू किया जाता है बैंक के द्वारा। तो इट इज क्लोज टू मनी, नॉट मनी। देन वी हैव कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक मनी क्या होती है? क्लेम्स अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी यूज्ड टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। जो क्लेम होता है किसके अगेंस्ट में? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज जो है वो खरीद सकते हैं। इट रिप्रेजेंटेड द पोर्शन ऑफ करेंसी दैट इज मेड ऑफ डेट जनरेटेड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? मैं अभी उस समय में आपको बताता हूँ डिटेल में कि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट लेता है एंड लोन जो है वो इशू करता है, राइट? तो जो भी लोन इसने इशू किए हैं मनी की फॉर्म में किए हैं। लोगों को जो पैसा बैंक में डालता है वो पैसा डालता है, राइट? तो वो जो पैसा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कमर्शियल बैंक मनी। उसको हम क्या बोल सकते हैं? कमर्शियल बैंक मनी। मोर स्पेसिफिकली, कमर्शियल बैंक मनी इज क्रिएटेड थ्रू व्हाट वी कॉल फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो है, ये है सिस्टम किसका? बैंकिंग का एंड मनी का। कि आप कैसे मनी अगर मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में कैसे हम, आपको लगता है ना कि यहाँ पे डिपॉजिट होगा देन लोन होगा, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक क्या करते हैं? पहले लोन करते हैं, फिर उसके लिए डिपॉजिट ढूंढ लेते हैं।
तो क्योंकि उसको कुछ फ्रैक्शन रखना पड़ता है, आरबीआई की रेगुलेशन है कि अगर आपके पास 100 रुपीज का डिपॉजिट है तभी आप 1,000 रुपये का लोन दे सकते हो। तो अगर बैंक ने 1,000 रुपये का लोन दे दिया तो उसको क्या, वो क्या करेगा, 100 रुपीज का डिपॉजिट कहीं से इकट्ठा कर लेगा, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, which is a process where commercial bank give out loans worth more than the value of actually currency they hold. Any type of loan by the commercial bank may be termed as commercial bank money. ये सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर एक बार दोबारा रिपीट कर देना। कौन सा? कमर्शियल बैंक सर। कमर्शियल बैंक, अच्छा। देखिए कमर्शियल बैंक जो हम मनी बोल रहे हैं, असल में वो मनी की कोई टाइप नहीं है। असल में उस कोई मनी अलग नहीं होती, मनी वही होती है गवर्नमेंट वाली। बट क्योंकि वो कमर्शियल बैंक के लोन के थ्रू हमारे को मिल रही है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कमर्शियल बैंक मनी। कमर्शियल बैंक के लोन के थ्रू मिल रही है इसलिए हम उसको लोन मनी बोल देते हैं, राइट। तो ओके। कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो भी उसके पास डिपॉजिट आता है, 100 रुपये का डिपॉजिट आया, उससे उसको उसने बेस बना के 1,000 रुपये का लोन दे दिया। अब वो कैसे दे सकता है 1,000 रुपये का लोन किसी को, अगर उसके पास बैंक में 100 रुपये पड़ा है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। इसको रेगुलेट भी आरबीआई करता है कि आपके पास कितना डिपॉजिट होना चाहिए अगर आप 1,000 रुपये लोन दे रहे हो, राइट। तो वो रेगुलेशन की वजह से अब 900 रुपये कहाँ से आया, आप सोचोगे, राइट। 900 रुपये कहाँ से आया, क्योंकि 100 रुपये इसके बाद डिपॉजिट आया, इसने 1,000 रुपये का लोन दे दिया। 900 कहाँ से आया? तो ये 900 जो है, ये कमर्शियल बैंक ने खुद बनाया। हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं ना कि आरबीआई करेंसी छापती है, आरबीआई ये करती है वो करती है, बट असल में कमर्शियल बैंक भी करेंसी छाप रहा है तुम्हारे सामने। इसको बोलते हैं जी क्रेडिट क्रिएशन। आपने शायद पढ़ा होगा कहीं वर्ड क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट को क्रिएट कर दिया, किसने किया? कमर्शियल बैंक ने। आरबीआई ने नहीं किया, कमर्शियल बैंक ने किया। पर आरबीआई इसको बैठ के देख रहा है ऊपर से कि अच्छा इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, उसको पता है कि ये क्या चल रहा है, ठीक। वो उसके हिसाब से इनको करने देता है जितना उसको मनी सप्लाई बढ़ाना होता है। तो ये सारा जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे कमर्शियल बैंक मनी। सिंपल सी। अभी क्लियर हुआ? यस सर। फ्यूचर ऑफ मनी। नाउ फ्यूचर ऑफ मनी में एक टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है कि हाउ मच मनी मनी इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, उसकी सप्लाई कितनी है मनी की, राइट। तो उसके दो ब्रॉड केसेस है। करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक जो है हमारा सीधा सीधा वो मनी बन जाती है, टाइप ऑफ मनी, ये तो मनी है ही, राइट। करेंसी जो भी सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने जो भी करेंसी इशू की है वो क्या है, हमारी मनी है, मनी सप्लाई का पार्ट है। अब उसमें एक सिनेरियो आता है कि जो 1 रुपए का नोट है और जो कॉइन्स है, वो कौन इशू करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारी करेंसी जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या 50 या 100, जितनी भी करेंसी के नोट्स हैं वो सारे कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स जो है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। दो अलग अलग एंटिटीज हो गई। कभी आपके पास 1 रुपए का नोट होगा, उस पर आप साइन देखना किसके हैं, सिग्नेचर। नोट के ऊपर साइन जनरली किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं, राइट। पर 1 रुपए का जो नोट होगा उसके उस पर किसके साइन होंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी के।
1 रुपए का जो नोट होगा उस पे साइन गवर्नर के नहीं होते, उस पे ना साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। और अच्छा, इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसको सर्कुलेट कौन करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बांटती नहीं फिरती किसी को कि ये लो 1 रुपए का नोट, ये लो 1 रुपए। वो क्या करती है? साइन करके आरबीआई को दे देती है। आरबीआई अपने जो उसके कमर्शियल बैंक के चैनल है उसके थ्रू उसको सर्कुलेट करता है। ठीक। देन मनी सप्लाई में जो पहला हो गया हमारा करेंसीज। देन वी हैव डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। अब होता क्या है कमर्शियल बैंक के केस में? सपोज दिस इज ए बैंक, वी डिपॉजिट हेयर मनी, मनी हमने डिपॉजिट किया और यहाँ बैंक क्या करेगा? यहाँ से लोन देगा। ठीक, ये बैंक का काम है। बैंक का काम है डिपॉजिट लेना, लोन देना। डिपॉजिट ले रहा है 4% पे, लोन दे रहा है 10% पे। प्रॉफिट कितना हुआ? 6%। उसी प्रॉफिट से ये अपनी बिल्डिंग बनाएगा, जो अपने जो अपना स्टाफ है उसको सैलरीज देगा, है ना? सब कुछ, फर्नीचर लेगा, कंप्यूटर लेगा, जो भी लेगा उसी प्रॉफिट में, मार्जिन में से उसको करना पड़ेगा, राइट? नाउ सपोज वी हैव करेंसी विद अस, ठीक, 2000 रुपीज। मेरे पास करेंसी थी 2000। अब मनी सप्लाई के नजरिए से ये क्या है? मनी सप्लाई का पार्ट है। अब मैंने क्या किया? मैं गया बैंक में, मैंने ये 2000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवा दिए। अब 2000 कहाँ गए? बैंक के पास। अब आपको लगेगा कि मनी सप्लाई में ये जो पार्ट है ये खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो पार्ट है ये कहाँ चला गया? मेरा बैंक में चला गया। और बैंक में एक चीज होती है डिमांड डिपॉजिट, हम बोलते हैं डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? बैंक में दो तरह के खाते होते हैं जी, सेविंग एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो जनरली लोग किसमें अपना खाता खुलवाते हैं? सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट में जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो उसको यूज करते हैं, राइट? तो सेविंग अकाउंट में जो भी मेरा पैसा गया है डिमांड डिपॉजिट 2000 पे, वो अब बैंक के पास में है। अब मेरे को मान लो कि जरूरत पड़ गई कि मेरे को अपनी बाइक में जो है पेट्रोल भरवाना है, उसके लिए मेरे को 2000 की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं एटीएम से या यूपीआई से उसको पेमेंट कर देता हूँ। तो मनी बैंक से उड़ के फिर से मेरे पास आ गई। तो जो बैंक के पास ये डिमांड डिपॉजिट होंगे, ये भी एक तरह की मनी सप्लाई है, क्योंकि वो कभी भी उसको डिमांड कर सकते हैं। जो डिपॉजिट है, जिसने वो डिपॉजिट किया है, वो कभी भी उसको वापस डिमांड कर सकते हैं। इसलिए इट इज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। So demand deposit created by commercial banks. Bank deposit are a predominant component of money supply. Commercial bank create credit from the primary deposit of money received from public. Credit is created in the form of deposit called derived or secondary deposit. तो इस तरह से डिमांड डिपॉजिट जो है वो एक पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई बन। अब इंडिया में मॉनेटरी एग्रीगेट्स का मतलब क्या है? मॉनेटरी एग्रीगेट्स या फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। M1, M2, M3, M4। ये 4 जो फॉर्मूले हैं, इन सबका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला क्या है। एंड इनमें से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। तो पहली बात, मनी सप्लाई को मेजर क्यों करना है? तो आरबीआई को क्या करना होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। उसको पता है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ गई इकोनॉमी में, ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ गया, तो क्या होगा?
लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई तो उतनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उसको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, उसको एक तरह से इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करना है ना, तो सबको कंट्रोल करने के लिए उसको मनी सप्लाई का पता होना जरूरी है। तो मनी सप्लाई का डाटा जो आरबीआई हमेशा वो डालती रहती है, डेली भी डालती है, ठीक, हफ्ते वाला भी डालती है, महीने वाला भी डालती है। तो आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो जो मनी सप्लाई का डाटा है। देन अभी हम करेंगे कि मनी सप्लाई को आरबीआई कैसे नापता है, कैसे उसको मेजर करता है, ठीक। अकेले अकेले बैंक में जाके पूछता नहीं है कि हाँ जी भाई क्या चल रहा है, तुम्हारे पास कितने डिपॉजिट हैं, कितना पैसा आया, या फिर अकेले अकेले बंदे को पूछना शुरू नहीं करता वो क्या करता है, उसके पास 4 फॉर्मूले होते हैं, उनका वो यूज करता है। नंबर 1 फॉर्मूला इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट। तो M1 में क्या आ गया हमारा, M1 में क्या आ गया, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट। M2 की बात करते हैं अभी। M2 इज M1, M2 is M1 plus demand deposit with post office। नाउ पोस्ट ऑफिस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नाउ वी नो कि बैंक में ऐसे जो काम है वो होता है, ठीक। मनी सप्लाई होती है, बैंक जो है वो लोन देता है, उसी से वो पैसा कमाता है। तो एक स्पेशल टाइप का बैंक है इंडिया में जो चलता है, आपके घर वालों को शायद ज्यादा पता होगा, आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के किसके लिए होता है, डाक भेजने के लिए ना, डाक खाना जिसको हम डाक खाना बोल देते हैं। डाक खाने में क्या करते हैं, मनी जमा करवाने जा रहे हैं, पैसे जमा करवाने। क्यों डाक खाने में पैसे क्यों जमा करवाने जा रहे हैं? डाक खाना तो पोस्ट भेजने के लिए होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1947 के बाद जब हम आजाद हुए, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्या आ रही थी कि गांव गांव में जाके बैंकिंग सुविधा अवेलेबल नहीं थी, कि लोगों को अपना जो पैसा है कहीं पे रखना है, वो कहाँ रखें, क्योंकि बैंक ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो चोरियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आइडिया आया कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं काफी सारे इंडिया में। अब पोस्ट ऑफिस कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को बोला कि आप यहाँ पे डिपॉजिट कर दो, आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो कभी भी आप निकलवा सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस में भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, अ, एक तो टाइम डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है, और एक जो है नॉर्मली सेविंग डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है। टाइम डिपॉजिट और सेविंग के बीच में क्या फर्क होता है कि सेविंग तो है, या फिर डिमांड डिपॉजिट जो है उसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हो जब आपका मन करे। पर जो टाइम डिपॉजिट है उसको आप कई साल के लिए डिपॉजिट करते हो, है ना। एफडी, ये क्या है, एफडी, आरडी, एफडी आरडी जो है वो टाइम डिपॉजिट के पार्ट है। जो नॉर्मली आप बैंक में मनी रखते हो वो आपका डिमांड डिपॉजिट है। तो पोस्ट ऑफिस ये दोनों जो काम है वो करता है, बट पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है। अभी तक भी पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है। क्यों, क्योंकि बैंक होने के लिए जरूरी है कि आप डिपॉजिट लो, डिपॉजिट लो प्लस लोन दो।
अगर ये दोनों काम आप करते हो तो आप एक बैंक बन सकते हो, अदरवाइज आप बैंक नहीं हो। तो कई एंटिटीज हैं वो अकेला डिपॉजिट ले रही हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना। कई एंटिटी हैं जो अकेला लोन दे रही हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, जो कंज्यूमर लोन वगैरह देते हैं। चोलामंडलम हो गया, जहाँ पे आप सोना रखते हो, है ना। तो ऐसे सोने वाले मुथूट फाइनेंस हो गया। ये फाइनेंस वाली कंपनीज बोलते हैं इनको। इनको बैंक क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये अकेला लोन देते हैं, ये डिपॉजिट नहीं लेते। अगर ये डिपॉजिट लेने लग जाए तो ये क्या बन जाएंगे? बैंक बन जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस क्या है? एक पोस्ट ऑफिस है, वो बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोन नहीं देता। अगर वो लोन नहीं देता, अगर वो लोन नहीं दे रहा है तो आप पूछोगे कि सर वो पैसा जा कहाँ रहा है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं? सभी को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. तो पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होता है, जितना भी पैसा, वो किसके पास आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, पोस्ट ऑफिस में वो इंटरेस्ट भेजती है। पोस्ट ऑफिस को वो इंटरेस्ट देती है, या फिर लोगों को वो इंटरेस्ट देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है, वो लोगों से भी पैसा उधार लेती है और लोगों को भी इंटरेस्ट देती है। पोस्ट ऑफिस में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आम जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे उससे 0.50 ज्यादा मिलेगा। मार्केट में बैंकिंग में जितना भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में उससे 0.50 ज्यादा मिलेगा। इसलिए लोग जो हैं, पुराने जो लोग हैं, वो पोस्ट ऑफिस को बड़ा पसंद करते हैं। आज भी आप देखना, पोस्ट ऑफिस में एफडी, आरडी, ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट की होती है। 3-3 करोड़ की हो रही है, 5-5 करोड़ की हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और ऊपर से सबसे सेफ है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है 100%। बैंक भी फेल हो सकते हैं, पर ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है एक तरह से, राइट। तो ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस हमारे को इसमें भी नजर आएगा। M2 क्या होता है जी? आगे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, सॉरी M2 लिख दिया मैंने, राइट। तो M2 क्या लिखा मैंने? डिमांड डिपॉजिट M1 जमा डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसीलिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को है, वो अलग से हम फॉर्मूला में लेते हैं, क्योंकि हम उसको बैंक के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि वो बैंक है ही नहीं है। नाउ M3 क्या होगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल कमर्शियल बैंक्स। नेट है, ठीक है। दूसरी बात है टाइम डिपॉजिट है। पहले हम किसकी बात कर रहे थे? हमेशा डिमांड डिपॉजिट की। अब आप डाटा उठा के देखोगे तो डिमांड डिपॉजिट जो है बहुत छोटा कंपोनेंट है वो। असली कंपोनेंट क्या है? टाइम डिपॉजिट। कि लोगों का पैसा डिमांड डिपॉजिट में कम है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है? टाइम डिपॉजिट में। इंडिया के लोग आपको पता है वैसे भी सेविंग करते हैं हम सारे। इंडिया में सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड सेविंग करता है। वो हाउस होल्ड अपनी सेविंग को कहाँ पे रखता है? बैंक्स में रखता है। और बैंक्स में किस फॉर्म में रखता है? वो टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में रखता है। तो ये M3 क्या हो गया? M1। और यहाँ पे याद रखना कि मैंने M1 लिखा है, मैंने M2 नहीं लिखा, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं लास्ट फॉर्मूला। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस।
सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब M4 का मतलब क्या हो गया? M4 का मतलब क्या है कि M3 जो हमने लास्ट किया था कमर्शियल बैंक वाला, अब उसमें भी जोड़ रहे हैं हम कुछ, क्या जोड़ रहे हैं? टोटल डिपॉजिट जोड़ दी। पहले क्या था? डिमांड डिपॉजिट, अब क्या हो गया? टोटल डिपॉजिट, मतलब उसमें टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दिए पोस्ट ऑफिस के। ठीक। अब इसमें से एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उसने पूछना हुआ कि एक्सक्लूडिंग किसके? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो एक टाइप का आप RD लगा लो, सॉरी FD लगा लो। जैसे FD में हम 5 साल के लिए पैसा जमा करते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस से जाके आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। एक सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, आपको बोलेंगे 5 साल बाद आना, इतना इतना % आपको ब्याज मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बस आपको इतना याद रखना है। अब इसमें से क्या क्या देखना है आपको, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, these are called narrow money, these are called broad money। तो M1 एंड M2 क्या बोलेंगे हम? नैरो मनी। और M3 एंड M4 को क्या बोलेंगे हम? ब्रॉड मनी। ठीक। एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी M1 की क्या है? हाईएस्ट। तो इधर को होगा। और M4 की क्या है? लोएस्ट। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप उस एसेट को कितना जल्दी जो है वो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हैं, उसमें M1 जो है, क्योंकि करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, वो भी फास्ट है, वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा। M4 जो है, M3 है, टोटल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी है उसमें। अब अगर आप टाइम डिपॉजिट को लेने जाओगे तो वो ATM से नहीं निकलता। क्या, आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे कि मैं अपनी FD तुड़वाना चाहता हूँ, फिर आपको पेनल्टी लगेगी, है ना। तो ये सिस्टम होते हैं, उसकी वजह से उसकी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो आपको पूछ सकता है कि नैरो मनी किसको बोलते हैं, ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी जो है वो किसकी ज्यादा है, M1 की ज्यादा है, M4 की ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा RBI जो यूज करता है वो कौन सा मेजर यूज करता है? M3। M3 RBI सबसे ज्यादा यूज करता है अपनी पॉलिसी में। ठीक। तो ये चारों जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, सबको समझ में आ गए? इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ सर। ओके देन, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? हर चीज की कोई वैल्यू होती है। चीज की वैल्यू को हम किसमें नापते हैं? मनी में। मान लो कि कोई मेरे पास स्पीकर है, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी कि उसका प्राइस कितना है, राइट। तो सभी सभी की वैल्यू को हम नापते हैं पैसे में। अब मैं बात कर रहा हूँ कि पैसे की वैल्यू क्या है। तो पैसे की वैल्यू क्या होगी? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू होगी कि आप उस पैसे से क्या क्या खरीद सकते हो, वो उसकी वैल्यू है। ठीक। उसको मेजर कैसे करते हैं? 1/P। वैल्यू ऑफ प्राइस या वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू
1 डिवाइड बाय प्राइस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। कि आप किसी करेंसी से, कोई किसी कमोडिटी, किसी मनी से, आपके पास 100 रुपए का नोट है, आप उसे क्या क्या खरीद सकते हो, ये उसकी वैल्यू है। अगर पहले आप 10 चॉकलेट खरीद सकते थे, अभी आप जो है वो 9 खरीद सकते हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक, सिंपल सी बात। Now there are two types of value of money: internal exchange value and external exchange value. Internal exchange value का मतलब how much goods and services can be obtained in exchange of unit of money domestically. इंडिया के अंदर हम क्या क्या खरीद सकते हैं, उसको उसको बोलेंगे इंटरनल। एंड फॉरेन करेंसी कितनी खरीद सकते हैं बाहर जाके, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, बस। नाउ देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। कैश मनी होती है जी, क्रेडिट मनी होगी हमारे पास, जो हमारे पास एटीएम, क्रेडिट कार्ड हो गए हमारे पास, है ना, तो इट्स ए काइंड ऑफ क्रेडिट मनी। अदर फाइनेंशियल एसेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे पास, यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, है ना। पेपर मनी एंड करेंसी एंड कॉइन, सॉरी, नियर मनी और मनी सब्स्टिट्यूट, बैंक चेक्स हो गए हमारे पास। तो सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं मनी की। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम्स लॉ क्या होता है? बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इट इज ट्रू इन केस ऑफ बायोमेटालिज्म। बायोमेटालिज्म या फिर ग्रेशम लॉ क्या है? ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ क्या कह रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले, 5 रुपए के मेरे पास दो कॉइन है। एक तो वो पुराना मोटा वाला, अभी पतला वाला, जो गोल्डन से कलर का आता है। तो 5 रुपए के दो कॉइन है मेरे पास, दोनों चल रहे हैं मार्केट में। पुराने वाला बंद नहीं हो गया, वो भी मिलता है आजकल। ग्रेशम क्या बोलता है? बैड मनी मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। जो बुरी मनी है, किसको रिप्लेस कर देती है? गुड मनी। बैड मनी हटा देती है गुड मनी को। अब गुड मनी किसने, किसको बोला उसने? जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, जो ये वाला कॉइन है इससे। क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करना शुरू कर देंगे। मतलब अपने घर में रखना, इकट्ठा करना शुरू कर देंगे इसको। किसको यूज करेंगे फिर? 5 रुपए वाले नॉर्मल कॉइन को। क्योंकि इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इसलिए ये आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत है। तो जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, उसको लोग होल्ड करेंगे। जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी, उसको लोग यूज करेंगे फॉर एक्सचेंज। इसलिए जो बैड मनी है उसने गुड मनी, इसको हम गुड मनी बोलते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा है। जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है उसको हम क्या बोलेंगे? बैड मनी। तो बैड मनी रिप्लेसेस गुड मनी। ये है ग्रेशम लॉ। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नाउ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमिस्ट ने दी थी, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी। मैंने अभी बात की थी कि अगर आरबीआई ज्यादा पैसा छाप देगा, ज्यादा मनी सप्लाई कर देगा, तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन हो जाएगी। वो हमारे को कैसे पता चला? ड्यू टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसमें हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं किसके बीच में? क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, उसका प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी के। और वही क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन हो रही है, राइट। सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो थी फिशर की थ्योरी। फिशर की थ्योरी दी। फिशर की थ्योरी की इक्वेशन आपको याद रखनी है हमेशा, एम वी इक्वल टू पी टी। एम वी इक्वल टू पी टी, वेयर
MV इज इक्वल टू, MV क्या है, मनी सप्लाई, PT क्या है, मनी डिमांड। यहाँ पे मैं M क्या है मेरे पास, मनी सप्लाई, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो मेरी मनी है वो कितनी बार हैंड चेंज कर रही है, ठीक, उससे मैं कितने की ट्रांजेक्शन कर पा रहा हूँ, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। देन वी हैव P से प्राइस लेवल, T से ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस इन इकोनॉमी। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। मनी सप्लाई, कितनी मैं मनी सप्लाई कर रहा हूँ, गुना वेलोसिटी ऑफ मनी। एक बार अगर मैं जो मनी है वो कितने की ट्रांजेक्शन कर देती है, तो ये क्या हो गया, मेरा मनी सप्लाई कंपोनेंट हो गया। अब प्राइस लेवल कितना, इकोनॉमी में कितना प्राइस है चीजों का, और ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, एक इसको आप जीडीपी भी बोल सकते हो, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से दोनों को मिला के आप जीडीपी बोल सकते हो, नॉमिनल जीडीपी। लिखना नहीं है पर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि आप इसको समझ सकते हो कि ये जीडीपी की बात ही हो रही है, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है इनटू उसके प्राइजेस क्या क्या है, उसको हम बोलेंगे मनी की डिमांड। उसके लिए हमारे को ट्रांजैक्शन करने के लिए मनी चाहिए होगा, उसके लिए मनी डिमांड करेंगे। अब इन 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 चीजों में से क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, इन चीजों में से वेलोसिटी ऑफ मनी जल्दी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट हो गया। जो ट्रांजैक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रही, वो मैंने इन्होंने कांस्टेंट मान ली। तो सीधा सीधा रिलेशनशिप आ गया मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज होगा। तो ये है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय अर्विंग फिशर। ठीक, मेन पॉइंट बात करते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई प्राइस लेवल, वो हमने देख लिया। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी, ये भी हमने देख लिया। दिस इज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ मनी हमने देखा था, वन अपॉन प्राइस, तो वही है। assumption ऑफ फिशर इक्वेशन, वही वेलोसिटी जो है हमने कांस्टेंट ले ली, जीएनपी ट्रांजैक्शन जो है वो कांस्टेंट ले ली। दिस थ्योरी assumes मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली। मनी को क्यों डिमांड करना है इस इकोनॉमी में, फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली। क्रिटिसिज्म क्या है, इक्वेशन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड मैथमेटिकल ट्रूइज्म, डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच एम जो है मनी सप्लाई इफेक्ट प्राइसेस। तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे इफेक्ट करती है, उसने ये बता दिया कि सीधा इफेक्ट करेगी। ये रिलेशनशिप है, अगर एम बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा। इट इज presumed that entire m is used up to buy t instantly, it is unreal। सारा जो मनी सप्लाई है वो ट्रांजैक्शन बाय करने में लगा हुआ, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेयर फिनोमेना है किसी भी इकोनॉमी के लिए। हमेशा किसी न किसी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे को देखने को मिलती है। बाकी presume that money is used for transaction, जो कि सच नहीं है। मनी के और भी काम है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ हम ट्रांजैक्शन नहीं करते, हम उसको सेव भी करते हैं, फ्यूचर के लिए डेफर्ड पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो वो सब इन्होंने नहीं यूज किया। देन अनदर थ्योरी इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, या उसको कैश बैलेंस अप्रोच में हम बोलते हैं। इसके तीन नाम है, कैश बैलेंस अप्रोच, कैम्ब्रिज एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इसका जो फॉर्मूला है, आप सीधा फॉर्मूला देखिए, ज्यादा डीप में मत जाइए। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ, असल में इन्होंने पहले क्या कहा था, मैं वो लिख देता हूँ। मनी डिमांड, इन्होंने डिमांड से इक्वेशन बनाई है,
डिमांड इज इक्वल टू पी के टी, के छोटा, इनका मतलब क्या है, पी का प्राइस लेवल इनटू कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 100 रुपये आता है तो उसमें से मैं कितना कैश रखता हूँ अपने पास, ठीक, वो है मेरे पास कैश बैलेंस इनटू ठीक है टोटल आउटपुट। तो इन्होंने बोला था कि जितना भी ये प्राइस लेवल होगा, कैश बैलेंस होगा या टोटल आउटपुट होगी, उतनी हमारे पास मनी की डिमांड होगी। अब इक्विलिब्रियम में मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, तो यहाँ पे मनी डिमांड की जगह क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई। ठीक है, तब कहाँ से वहां से ये इक्वेशन जो है हमारे पास बनती है कि मनी सप्लाई जैसे है इज इक्वल टू प्राइस लेवल इनटू कैश बैलेंस इनटू टोटल आउटपुट। अब इनमें भी इन्होंने वही बात की है कि कैश बैलेंस जो है कि कितना परसेंटेज हम अपनी इनकम का कैश में रख रहे हैं वो सेम रहेगा। टोटल आउटपुट भी इन्होंने मान लिया कि सेम रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए। अब मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन फिर से आ गया किसके साथ, प्राइस लेवल के साथ, बस। तो इसका जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें इन्होंने मनी डिमांड की बात की है, पहले वाले में वो नहीं था। ये दो चीजें जो है इसको डिफरेंस डिफरेंट बनाती है। एक और चीज इसी में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आ गया, एम इज इक्वल टू पी के टी, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब अगर मैं कैश बैलेंस को दूसरी तरफ ले जाऊं क्या बन जाएगा मेरे पास, एम इंटू 1/k इक्वल टू पी टी। अब आपको नजर में आएगी कि ये तो सर ये इक्वेशन बन गई सेम, और यहाँ पे क्या है, वी है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/k। तो वी किसके बराबर आ गया, 1/k। ये कहते हैं कि सेम ही सिचुएशन है, वी जो होता है या फिर वन 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 डिवाइड बाई के होता है वो सेम होता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी। The Cambridge K and Fisher V are the reciprocal of each other. Hence, 1/k can be taken to the velocity of circulation of money. Strictly speaking, of course, we should distinguish between T and Y. Therefore, V is called transaction velocity, D is called income velocity of money. ये आपने देख लेना। देन लास्टली केन्स जो है उसने भी अपना क्वांटिटी थ्योरी दिया था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब उसने जो क्वांटिटी थ्योरी दिया था वो किसके साथ दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलके, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा है वो कैसे मनी सप्लाई को या मनी डिमांड को अफेक्ट करता है, या फिर मनी सप्लाई या मनी डिमांड कैसे अफेक्ट करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, दोनों चीज। बाकियों में रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई थी, तो केन्स पहला बंदा था जिसने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मनी का रिलेशन निकाला था। The money supply affect the rate of interest. When the money supply increases, rate of interest will be decreased. अब ये होगा कैसे, मनी सप्लाई बढ़ने से, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, सभी के पास कैश आ जाएगा, कैश आ गया, ज्यादा कैश आ गया। अब ज्यादा कैश आ गया वो कहाँ भागेंगे, बैंक में भागेंगे, क्या करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। अब जैसे डिपॉजिट करने के लिए लोग ज्यादा भाग रहे हैं तो बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन कर देंगे, ठीक। इस तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है मनी सप्लाई से। अगर मनी सप्लाई कम होगी तो बैंकों के पास डिपॉजिट कम होगा, लोन की डिमांड ज्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते हैं मार्केट में मनी सप्लाई के चेंज होने से। इट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, इनकम डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल एक्सेट्रा इन सब पे फर्क पड़ेगा। When the price level increases, there is a decrease in the value of money. जैसे जैसे प्राइस लेवल, हमको पता है वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/बाय प्राइस लेवल, ठीक। According to Keynes, the rate of interest played dominant role in determination of value of money. The Keynesian version of quantity theory integrates monetary theory with the general theory of value.
नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है? डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। क्लियर है? मैं आगे चलूं? यस सर। ऑलराइट, अभी हमारे पास आ गया इन्फ्लेशन, टॉपिक आ गया नया, इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं महंगाई। तो इन्फ्लेशन क्या होती है जी? द टर्म इन्फ्लेशन refers to the persistent rise in general price level over a long period of time. तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जर्नल प्राइस लेवल। यहाँ पे जर्नल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सभी चीजों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं कह रहा कि अगर कारों का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन होगी मार्केट में। जनरली हम यही करते हैं ना, घर वाले अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो बोलेंगे कि महंगाई होगी। तो महंगाई असल में क्या होती है कि सभी चीजों का प्राइस बढ़े। और महंगाई को कैलकुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई भी करता है, मौसरी भी करता है। उसमें क्या करता है? वो बास्केट ले लेता है, बास्केट, इसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। बास्केट में क्या करता है? उसमें कमोडिटीज फेंकनी शुरू कर देता है, जो जो हमारे को अपनी जिंदगी में चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल भी हमारे को जिंदगी में जरूरी है, पानी जरूरी है, ठीक है, अपना दालें हो गई, सब्जियां हो गई, तो सारे को टोकरी में गिरा देगा, एक टोकरी में। अब उस टोकरी को देखेगा कि उसकी कीमत, उसका प्राइस जो है वो कितना बढ़ा। अगर वो बढ़ा है तो बोलेंगे मार्केट में इन्फ्लेशन है। ठीक, तो ऐसे ही वो मेजर करता है इन्फ्लेशन को। नाउ सम डेफिनेशन देख लेते हैं। सैमुअलसन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, इन्फ्लेशन डिनोट्स ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। सभी के प्राइसेस अगर में अगर राइज हुआ, उसी को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं? इन्फ्लेशन दो तरह की होती है। इन्फ्लेशन दो तरह की होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ये क्यों होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। ये क्यों होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये किसको अफेक्ट कर, क्यों किसको अफेक्ट किसकी इफेक्ट की वजह से होती है? डिमांड कर्व की वजह से। और ये सप्लाई कर्व को इफेक्ट करती है। अगर आप देखोगे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, अगर तो सप्लाई कर्व बैक लेफ्ट साइड जा रही है, शिफ्ट हो रही है, तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? कॉस्ट पुश। और अगर डिमांड जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, तो क्या होगी? इन्फ्लेशन होगी। प्राइस, इसको क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, और दूसरे में क्या है? सप्लाई कम हो रही है। अब ऐसे ही इसको ठीक करने के तरीके भी हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ठीक करने का तरीका क्या है? कि आप डिमांड को कम कर दो, डिमांड को फिर वहीं ले जाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मनी सप्लाई का, कि मनी सप्लाई से क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो वो इस लेफ्ट वाला जो डायग्राम है, वो उसी को दिखा रहा है कि वो कैसे हुआ।
ऑन द राइट साइड जो इन्फ्लेशन है वो क्यों हो रहा है? सप्लाई की वजह से। फॉर एग्जांपल प्याज जो कमोडिटी है हमारे पास, अनियन, वो महाराष्ट्र से आता है और वहाँ पे हर साल सूखा पड़ता है। विदर्भ जो रीजन है उनका, वहाँ पे सूखा पड़ता है, सूखे की समस्या होती है। उससे क्या होता है, प्याज की जो सप्लाई है वो कभी कई बार वो कम हो जाती है बहुत ज्यादा। और जैसे कम होती है, सप्लाई कम हो गई, उससे क्या होगा, प्याज की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लग जाती हैं। 100% बढ़ रहा है, अभी 30-40 चल रहा है, बाद में पता चले 200 हो गया, 150 हो गया। तो ऐसे काफी ज्यादा बढ़ जाता है प्याज। अब इस केस में आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, आरबीआई के हाथ खड़े हैं, क्योंकि आरबीआई अब प्याज लगाने थोड़ी जाएगा खेतों में, है ना। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बहुत दिक्कत होती है सभी को, आरबीआई को, क्योंकि उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑन द अदर हैंड डिमांड पुल को आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आप मैनेज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोग कम बैंक में, कम पैसा घूमेगा, कम सर्कुलेशन होगी, है ना। उससे इकोनॉमी स्टैंड स्टिल में आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम करने के बहुत तरीके हैं। टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो कि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। ये समझ में आया पॉइंट सबको, इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है? अभी हम चलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी कॉजेस कौन कौन से होते हैं। डिमांड पुल, जहाँ पे एक्सेस डिमांड बन जाती है, पुश अप द प्राइस, एंड फैक्टर प्राइस राइज होते हैं जब, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर में होता है। अगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, वो उनको प्राइजेस बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिटेबल रहने के लिए। अगर वो प्राइजेस नहीं बढ़ाते चीज़ों के, तो क्या होगा, उनको लॉस लेना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए जब वो प्राइस बढ़ाते हैं, चीज़ों की कीमतों की कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की, तो उससे भी क्या होती है मार्केट में, इन्फ्लेशन। अच्छा, नाउ डिस्कस करते हैं वेरियस कॉजेज दैट मे ब्रिंग अबाउट इन्फ्लेशन। पब्लिक स्पेंडिंग, आपने पैसा बहुत खर्च कर दिया, जैसे कोविड में हुआ था। कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पैसा खर्च किया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, हॉस्पिटल्स में जरूरत थी, लोगों को जरूरत थी, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे उनको जरूरत थी, है ना। तो सारे चीज के लिए लोग, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्पेंड किया, पब्लिक स्पेंडिंग काफी इंक्रीज की। उसका इफेक्ट क्या हुआ, 2021 में आया था ना, 22 21-22 में आया था। आज कितना हो गया, 2024, 25 ही हो गया ना आपका, 2025। 4 साल उसका इफेक्ट रहा इन्फ्लेशन का। 4 साल तक इन्फ्लेशन आरबीआई से अभी जाके कंट्रोल हुई है, पिछले कुछ महीनों में। उसके पहले इन्फ्लेशन हमेशा अबव भी था। क्यों था अबव? क्योंकि डिमांड इतनी हो गई थी मार्केट में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इतनी हो गई थी। सो पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करने से भी क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाती है कौन सी। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, आपको पता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल क्या करती है, पेश बजट। बजट में क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का वेरवा होता है, कि हमने इस बार कितना एक्सपेंडिचर करना है, इस बार कितना हमारे पास रेवेन्यू आएगा। हर बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू कम होता है एक्सपेंडिचर से। हमेशा ही ऐसा होता है कि रेवेन्यू, जो पैसा आ रहा है वो कम होगा, कितना हमको पैसा खर्च करना है। अब जो कि खर्च ज्यादा करना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग से। वो कहाँ से आएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट बोरो करेगी, आरबीआई से बोरो करेगी, ठीक है, लोगों से बोरो करेगी, जैसे पोस्ट ऑफिस के केस में करती है। तो वहां से गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतने ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जितने ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा उतनी ज्यादा डिमांड
फुल इन्फ्लेशन। ठीक। देन इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब क्या था कि मैं 1 रुपए से कितने की चीज, 1 रुपया मैंने मान लो टॉफी ली, तो टॉफी वाले ने 1 रुपया किसी और को दिया, वो 1 रुपया किसी और को मिला, वो 1 रुपया किसी और को मिला, ऐसे करके वो मेरे पास फिर से आ गया। तो 1 रुपए से हमने 1 2 3 4 4 रुपए की चीज खरीद ली। 1 रुपए से हमने 4 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। और अगर 1 रुपए से मैं 4 की बजाय 5 की करने लग जाऊं, 5 ट्रांजेक्शन करने लग जाऊं 5 रुपए की, तो उससे क्या होगा, मेरी वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी। अब वो वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज होने से ही डिमांड जो है मेरी इंक्रीज होगी। करेंसी मैंने इंक्रीज नहीं की, मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मनी को इंक्रीज किया। अब वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड, जैसे यूपीआई आपने देखा होगा, गूगल पे है ना, अमेजोन पे या भीम यूपीआई, तो वो सारे क्या करते हैं, उस उन्होंने खर्चा करने को आसान बना दिया। या फिर क्रेडिट कार्ड आप देखोगे कि आजकल लोगों के पास 4 4 5 5 क्रेडिट कार्ड है, उससे क्या होगा, खर्चा करना आसान हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो उल्टा इंक्रीज होगी डिक्रीज होने की बजाय। अब वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज होने से क्या हो गया, डिमांड जो हमारी बढ़ी। पहले हमको क्या करना पड़ता था, बाइक लेके पहले बैंक जाओ, बैंक से फॉर्म भरो, कैशियर को दो, फिर वो आपको देगा कैश 5,000 रुपये। फिर आप घर आओगे, फिर आप उसको खर्चा करोगे। अब क्या है, फिर क्या हुआ उसके बाद कि आपके पास एटीएम आ गया, फिर आपको बाइक उठानी है, एटीएम के पास जाना है, एटीएम से पैसे निकालने हैं, फिर आपको आना है घर। अब क्या हो गया, और बहुत भी सिंपल हो गया, घर बैठे ही आप किसी को भी, पूरे इंडिया में किसी की भी पेमेंट जो है फोन से कर सकते हो। तो उससे क्या, मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन के बढ़ने का। देन वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ से टोटल डिमांड जो मार्केट में है वो इंक्रीज हो जाती है, तो एक्सेस डिमांड होती है एंड इन्फ्लेशन हो जाती है। फिर आता है होर्डिंग। अब होर्डिंग का मतलब क्या है, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अनियन की, कि सबको पता है कि एक हर साल अनियन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके महंगे हो जाते हैं। ठीक, उनका प्राइस जो है बढ़ जाता है। मान लो अभी अनियन है 35 रुपए, और बाद में होंगे 150, 100 रुपए लगा लो, चलो ज्यादा नहीं लगाते हैं, 100 रुपए तो होंगे ही होंगे, है ना, कभी ना कभी। तो लोग क्या करते हैं, 35 रुपए पे अभी खरीद लेंगे, उसको गोडाउन में रख लेंगे स्टोर करने के लिए, स्टोर करके जब 100 का हो जाएगा उसको बेच देंगे। उससे उससे क्या, उनको पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने 35 का खरीदा, 4 5 महीने स्टोर किया, जब 100 का हुआ तब निकाल दिया। ठीक। अब उसे होर्डिंग करने से क्या होगा कि जब लोग यहाँ पे डिमांड करने लग गए 35 रुपए पे, तो ये 35 से बढ़ के कितने का हो जाएगा, 55 रुपए का। 35 से लेके 55 का अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी डिमांड करने लग गई। अब मैंने मान लो 15 टन अनियन को स्टोर करना है, अगर मैं अनियन स्टोर नहीं करता तो वो मार्केट में घूम रहे होते 15 टन अनियन। अभी क्या, मैंने उसकी डिमांड क्रिएट कर ली, डिमांड क्रिएट की तो उसका जो प्राइस है वो अप हो गया। तो अभी से वो जो इन्फ्लेशन है वो सामने हमारे आने लग गई। तो कहते हैं कि होर्डर्स की वजह से, जो होर्डिंग करते हैं उनकी वजह से जो प्राइजेज हैं वो अप हो जाते हैं, मार्केट में प्राइजेस अप हो जाते हैं। तो कई बार होर्डर्स क्या करते हैं, मान लो कि प्राइस है 50 रुपए, वही एग्जांपल है, 50 रुपए प्राइस है। अब होर्डर्स ने मिलके क्या किया, उन्होंने सारा प्याज जो है मार्केट का खरीद लिया, होल्ड कर लिया, गोडाउन में रख लिया। सभी ने ऐसा किया हर जगह। तो क्या, प्राइस 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपया हो गया। अब उन्होंने बेचना चालू कर दिया। अब प्राइस क्यों बढ़ा, प्राइस बढ़ा ड्यू टू होल्डिंग। तो उन्होंने आर्टिफिशियल एक तरह से प्राइस इंक्रीज करके फिर अपना सामान बेच दिया महंगे दाम पे। अब फिर से प्राइस गिर के कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो ऐसे जो होर्डर्स हैं ये अपने हिसाब से जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेज कर देते हैं कमोडिटी की। होर्डिंग करके मार्केट में
कमोडिटी की शॉर्टेज कर दी, उससे उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो अगला है जी जेन्युइन शॉर्टेजेस। कई बार क्या होता है मार्केट में, जेन्युइन जो शॉर्टेजेस हैं हो जाती हैं, ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है, उससे प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कई लोग जो हैं, अनियन की एग्जांपल ले लो, अगर इंडिया में प्राइस है 100 रुपये और बाहर मिल रहा है उसको 500 रुपये, तो लोग क्या कहेंगे, जो अनियन प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे, वैसे प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर अलग अलग होते हैं, तो एक्सपोर्टर क्या करेंगे, इंडिया में सामान बेचने की बजाय उसको इकट्ठा करके बाहर बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां से उसको ज्यादा कमाई हो रही है। तो इंडिया में क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी, उससे क्या है, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है, एक्सपोर्ट की वजह से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाती हैं। जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो गवर्नमेंट सबसे पहला स्टेप क्या करती है, एक्सपोर्ट को बैन कर देती है, उस कमोडिटी के एक्सपोर्ट को बैन कर देगी कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इस चीज को। फिर इंपोर्ट खोल देगी कि आप बाहर से मंगवा लो। तो आपने देखा होगा कि जब प्याज महंगे होते हैं तो एक बड़ा सा प्याज, बहुत बड़ा आधा आधा किलो का प्याज आता है, उसको हम बोलते हैं अफगानी प्याज, है ना, अफगानी प्याज। तो ये देखा होगा वो क्या है, वो अब्रोड से आया हुआ प्याज है, अफगानिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप मंगवा रहे हो, तो इम्पोर्ट से आया हुआ प्याज है, उससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी प्याज की, तो प्राइजेस थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। देन ट्रेड यूनियंस। यूनियंस क्या होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं जो इंडस्ट्रीज में हमारी जो लोग हैं, इनकी जो जत्थेबंदियां हैं, है ना, जो आपस में जुड़ के वहाँ पे बार्गेनिंग करती हैं मालिक के साथ कि हमारी वेजेस कम ज़्यादा करो, या जो भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिटिगेट करती हैं। तो उनकी वजह से जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है। देन टैक्स रिडक्शन, जैसे अभी टैक्स रिड्यूस किया है निर्मला सीतारमन जी ने, तो उनसे क्या होगा कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उनसे इन्फ्लेशन होने का भी चांसेस रहता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ा दिए पेट्रोल पे, ना, डीजल पे, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल आप कुछ भी कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको ट्रांजैक्शन तो सॉरी ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही पड़ेगा ना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा, पेट्रोल डीजल लगेगा, उसका दाम दाम बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, एंड हेंस जो हमारा इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस राइज हो गया तो उससे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। नॉन इकोनॉमिक रीजन क्या है, कि कोई फ्लड आ गया, ठीक है, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, तो उससे क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट है अभी तक? नो सर। आगे हम चलते हैं फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसमें से ये जो फंक्शंस है आपको याद होने चाहिए कि कौन से उसके फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन कौन से हो गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ मनी। कंटिजेंट फंक्शन कौन से हैं, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। ये जितने भी फंक्शन हैं इनके जो नाम है और किस किस के अंडर आ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा डीप क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, वो सिंपली सिंपली ये पूछेगा आपको कि जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो किसका फंक्शन है, वो प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी है, कंटिजेंट है, या फिर कोई और है, ठीक। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से क्या सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, मेजर ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ मनी, तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंडर में कौन से फंक्शन जो है हमारे पास आ रहे हैं। पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन के पास साथ हमारे पास आ रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की जिससे मनी से क्या होता है, एक्सचेंज
पॉसिबल होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की जरूरत नहीं होती। कोई भी जो कमोडिटी है वो है मनी से एक्सचेंज हम कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू होती है जी, वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ मनी। ये दो फंक्शन किसके पार्ट हैं? प्राइमरी फंक्शन के। देन वी हैव सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप पैसे से कोई भी चीज बेच दो, पैसे को स्टोर कर लो, बाद में पैसे का यूज करके कोई भी चीज खरीद लो। पेरिशेबल गुड्स के केस में काफी फायदेमंद है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि अगर आपको किसी को फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है, आपने कोई लोन लिया है, तो आप उसको किस में पेमेंट कर सकते हो? मनी की फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। तो ये तीनों कौन से फंक्शन हो गए हमारे पास? सेकेंडरी। आगे जी कंटिंजेंट। मनी किस में यूज होती है? मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मनी का। प्राइजेस की फॉर्म में सब कुछ होता है ना। अगर आपको नेशनल इनकम में मेजर करना है, किसी को कुछ देना है, तो आप प्राइजेस की फॉर्म में दोगे, राइट। मनी इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटी या प्रोडक्टिविटी। अब हमने थ्योरीज में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी को कैसे मेजर करते थे हम? यूटिल्स में, यूटिल्स में। तो बाद में इकोनॉमिस्ट ने बोला कि यूटिल तो कुछ होता ही नहीं है, यूटिल तो कोई मेजर ही नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से यूटिल कुछ और हो सकता है, किसी और के हिसाब से उसको यूटिल कुछ और हो सकता है। यूटिल को मेजर ही नहीं कर सकते। जब हम यूटिल को मेजर नहीं कर सकते, तो यूटिल से हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि यूटिलिटी को आप मेजर करो, यूटिल में रहने दो, यूटिलिटी को आप मेजर करो मनी के टर्म में। कि मान लो कि सेब जो है 100 रुपये किलो है, अमरूद जो है वो 50 रुपये किलो है, तो सेब से मेरे को डबल यूटिलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू अमरूद। वो कैसे मेरे को पता चला? क्योंकि उसका प्राइस डबल है। तो मनी से आप मेजर कर लो, क्योंकि मनी से आप कुछ भी मेजर कर सकते हो, इसलिए आप यूटिलिटी को भी मनी से मेजर कर लो। ठीक। बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। कुछ मनी होती है उनके पास डिपॉजिट, उससे वो बड़ा वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी। तो मनी से ही जो क्रेडिट है उसका बेस बनता है। ठीक। देन लिक्विडिटी, मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है? मनी। क्योंकि मनी को मनी में फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप प्लीज इस जो फंक्शंस हैं उनके नाम को, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं वो प्लीज याद रखिएगा। और जो M1 M2 M3 M4 जो मैंने फॉर्मूला करवाए थे वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू बैंकिंग। बैंकिंग डेफिनेशन, देन फंक्शन, देन यूटिलिटी एंड प्रिंसिपल्स। अब बैंकिंग सिस्टम की असेंशियल कंपोनेंट क्या क्या होंगे? लिक्विडिटी होनी चाहिए एडिक्वेट। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैंक चला रहे हो, आपने लोन दिए हुए हैं पैसे, आपने डिपॉजिट किए हुए हैं, अगर डिपॉजिट करने वाला कोई बंदा आ जाए कि मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आप उसको मना कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग फैसिलिटी जो है सभी जगह पे होनी चाहिए, गांव में भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको इन नीड ऑफ फंड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। गांव के लोग भी जो हैं वो लोन लेके कुछ अपना काम शुरू करें, कोई फैक्ट्री लगाएं, है ना। तो इन सभी के लिए क्रेडिट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसके लिए बैंकिंग का एक्सपेंशन होना जरूरी है। Less developed region should get more banking facility than others. Thus, diffusion of banking office is essential. Investment and loan policies. A sound banking system must have a sound investment policy. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे उनके गोल्स होने चाहिए लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए अगर बैंक को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, और वहाँ उसकी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए कि उसको पैसा भी मिल जाए। ऐसा ना हो कि बैंक ने कहीं पैसा फंसा लिया और 15 साल के लिए फंसा हुआ है बैंक का।
तो उस केस में बैंक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें दोनों चीजें हों, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देन ह्यूमन फैक्टर, द साउंडनेस ऑफ ए बैंकिंग डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग। जो उसका बैंक का जो सीईओ है, जो उसको चला रहा है, जो उसके मैनेजर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है कि बैंक कैसे काम करता है। बैंकिंग बीइंग ए प्रैक्टिकल अफेयर, रिजिड एप्लीकेशन ऑफ बैंक लॉज आर नॉट ऑलवेज फ्रूटफुल। अगर बैंक बैंक ने 9 बजे खुलना है तो वो 9 बजे खुल रहा है, अगर 1:30 बजे लंच और 1:30 बजे हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट है वो बैंक वालों को भी करनी चाहिए कस्टमर के केस में। मच डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन पायलटिंग द शिप। जो वहाँ पे मैनेजर होते हैं उन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। साउंड बैंकिंग दस डिपेंड मोर अपॉन द पर्सनल देन बैंकिंग लॉस। तो किस पे ज्यादा डिपेंड करता है? पर्सनल पे, ना कि बैंकिंग लॉज पे। नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सबसे पहला काम क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना पब्लिक से। डिपॉजिट कितनी तरह के होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरह के। करंट डिपॉजिट, जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, उसमें कौन अपना अकाउंट खुलवाते हैं? बिजनेसमैन, पब्लिक अथॉरिटीज, कंपनीज एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल। कितना भी अमाउंट जो है आप जमा करा सकते हो या निकलवा सकते हो, उस पर कोई किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन सेविंग डिपॉजिट, जो मैंने आपको समझा दिया कि सेविंग जो है नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में अपने पैसा रखते हैं। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में एफडी आ गई हमारी कि आपने 1 साल की एफडी करवा ली, 10 दिन की करवा ली है ना, 2 5 years की करवा ली। उसमें क्या आपका पैसा जो है वो बैंक ने बंद कर दिया एक जगह, उससे उसने लोन वगैरह दे दिए पैसे से। अब आपको इंटरेस्ट जो है वो 7% 8% वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। रेकरिंग और कम्युलेटिव डिपॉजिट, जिसको हम आरडी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि हर महीने आप कुछ कुछ पैसा जो है वो जमा करवा रहे हो बैंक को, और बैंक ने आपको 5 साल के बाद इकट्ठा पैसा प्लस उसका ब्याज जो है वो देगी। तो ये 4 तरह के जो डिपॉजिट को लेके कमर्शियल बैंकिंग काम करती है। बाकी हम जो भी कमर्शियल बैंकिंग का बचा है वो आगे हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे 12 बजे के करीब। तब तक आप रेस्ट कर लीजिए थोड़ा, एंड विल मीट अगेन एट 12 o'clock। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।